हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। इसमें हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है और इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं आगामी परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक एकीकरण सबसे पहले कब हुआ? तो ये मौर्य साम्राज्य में हुआ। मौर्य प्रशासन में यहाँ पर हमें सबसे पहले भारत का राजनीतिक एकीकरण दिखाई देता है। नेक्स्ट, राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? यह कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत कौन से हैं? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 सप्तांग हैं। 7 सप्तांग सिद्धांत हैं जो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इनका वर्णन किया है कि एक राज्य को, एक साम्राज्य के लिए ये 7 जो सिद्धांत हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति उसके परीक्षण के बाद होती थी। तो यह कौन सा परीक्षण था? उस परीक्षण का नाम क्या था? तो उस परीक्षण का नाम था उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण इसको कहते थे। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के शीर्ष अधिकारियों को क्या कहते थे? जो शीर्ष अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। उनको क्या कहते थे? तीर्थ। जो साम्राज्य के जो केंद्रीय अधिकारी हम कहेंगे शीर्ष अधिकारियों, मतलब यहाँ पर केंद्रीय अधिकारियों से मतलब है जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 होती थी। मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो उनको अध्यक्ष कहते थे और इनकी संख्या 26 होती थी। नेक्स्ट, कुछ प्रमुख अध्यक्ष इस प्रकार हैं। जो 26 अध्यक्षों की बात करी है, जो द्वितीय श्रेणी के अध्यक्ष होते थे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर लिए हैं जो कि परीक्षा में आते रहते हैं। प्रारंभ करते हैं इसमें। जैसे कि लक्षणाध्यक्ष है। लक्षणाध्यक्ष बोलते थे जो मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था, उसको बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। दूसरा, पोतवाध्यक्ष, ये मापतोल का अध्यक्ष होता था। मापतोल का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष, ये राज्य के धन, जुर्माना इत्यादि का कार्य करने का देखता था। यानी शुल्काध्यक्ष क्या करता था? जो राज्य के धर्म, जुर्माना इत्यादि के द्वारा इकट्ठा किया जाता था, उसके कार्य को यह देखता था। नेक्स्ट है शीताध्यक्ष। जो शीताध्यक्ष था, ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट, अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, जहाँ से बहुत सारी धातु निकाली जाती थी या बहुमूल्य चीज़ें निकाली जाती थी खदानों से, तो उसको देख रेख करने वाला कौन होता था? अकाराध्यक्ष होता था। नेक्स्ट, विविताध्यक्ष। विविता अध्यक्ष, विविताध्यक्ष को ये चारागाहों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है पण्याध्यक्ष, ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष होता था। और सोनाध्यक्ष, जो सोनाध्यक्ष होता था, सोनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, सोनाध्यक्ष। नेक्स्ट है संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष जो होता था वह व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। जो व्यापारिक मार्ग होते थे उनको देखता था, उनका निरीक्षण करने का कार्य संस्थाध्यक्ष का होता था। फिर आता है गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष जो होता था वैश्यों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट, लवणाध्यक्ष, ये लवण का अधिकारी होता था। नमक से संबंधित जो व्यापार होता था उसका निरीक्षण करने का कार्य लवणाध्यक्ष का होता था। नेक्स्ट है मुद्राध्यक्ष, ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था मुद्राध्यक्ष। नेक्स्ट, फिर आता है महायात्राध्यक्ष। महायात्राध्यक्ष, जो महायात्रा अध्यक्ष होता था इसके अंतर्गत होते थे गुप्तचर, खुफिया, पुलिस, सूचना, ये सारे कार्य महायात्रा अध्यक्ष द्वारा देखे जाते थे। नेक्स्ट है सूत्राध्यक्ष। जो सूत्राध्यक्ष होता था यह यानी कि रुई कातने, कपड़े बुनने, इस तरह के कार्यों का संचालन करता था। इस तरह के उद्योगों का संचालन करने का कार्य या नियंत्रण करने का कार्य होता था सूत्राध्यक्ष का। नेक्स्ट है प्रशासता, यह कागजातों का अधिकारी होता था। यह कागजातों का अधिकारी होता था। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण हमने अध्यक्ष लिए हैं। जो 26 अध्यक्ष थे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्षों का हमने यहाँ पर चयन किया था। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन की विभाजन किस प्रकार किया गया? जो मौर्य प्रशासन था उसका विभाजन किस प्रकार से
किया गया था, यहाँ पर जो चलता था। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता था, इसका विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले साम्राज्य आता है। सबसे पहले साम्राज्य होता है जिसका संरक्षक कौन होता था, सम्राट होता था, राजा होता था। तो फिर उसका पूरे साम्राज्य का विभाजन किस में किया गया था, प्रांतों में किया गया था। जैसे कहा कि मौर्य साम्राज्य में कितने, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत हो चुके थे। तो प्रांत कितने थे, 5 थे। फिर प्रांतों का विभाजन किस में किया गया था, आहार में किया गया था। आहार यानी कि जिले को बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे, और उसको विषय भी कहा जाता है, आहार या विषय भी कहते थे। और इसका जो प्रमुख होता था उसको विषयपति कहा जाता था। इस प्रकार था। इसी तरह से फिर स्थानीय स्तर पर भी यानी कि विषय या आहार के नीचे भी विभाजन होता था। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, जो 800 गांव होते थे, 800 गांव के समूह क्या कहा गया, स्थानीय कहा गया। स्थानीय हम ऐसे कह सकते हैं कि स्थानीय किसको कहा गया, स्थानीय यहाँ पर कहा गया जो 800 गाँव का जो समूह होता था, 800 गाँव का समूह को स्थानीय कहा जाता था। नेक्स्ट फिर हम द्रोणमुख किसको कहा गया, 400 गाँव के समूह को द्रोणमुख कहा गया। इसी प्रकार से खारवटिक होता था, खारवटिक 200 गाँव के समूह को खारवटिक कहा जाता था। इस प्रकार से ये इकाई छोटी होती जा रही है, इकाई छोटी होती जा रही है। और संग्रहण जो था वह 100 गांव के समूह का जो बोलते थे, संग्रहण बोलते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो गांव का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, उसको मनोनीत नहीं किया जाता था या नियुक्त नहीं किया जाता था, उसका चयन होता था। यानी कि गांव की जो स्थानीय जनता थी वह अपने ग्राम प्रधान को चयन करती थी, उसका चयन किया जाता था। नेक्स्ट, आहार या विषयपति के अधीन होता था विषयपति, ठीक है जी। आहार या जो विषय होता था वो विषयपति के अधीन होता था। नेक्स्ट, जिले के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते थे, जिले के प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था। और यह स्थानिक जो होता था यह समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। नेक्स्ट, 10 गांव के अधिकारी को गोप कहा जाता था, 10 गांव के अधिकारी को गोप कहा जाता था। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट, स्थानीय या स्थानिक गोप ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच कौन सा अधिकारी करता था, कौन सा अधिकारी करता था। यानी कि हम देखो यहाँ पर क्या है, 3 अधिकारी की बात कर रहे हैं, स्थानिक, गोप और गांव के लेवल के जो अधिकारी थे उनकी जांच करने के लिए भी एक अधिकारी होता था। तो वह कौन सा अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम क्या था, वह था परदेष्टि वह अधिकारी था, महत्वपूर्ण अधिकारी था परदेष्टि। प्रतिष्ठा कौन होता था, यह नगर के अनुशासन का कार्य भी देखता था, नगर के अनुशासन का कार्य भी यह देखता था। नेक्स्ट, एंटीनोमोई कौन था, एंटीनोमोई नगर आयुक्त को एंटीनोमोई बोला जाता था, जो कमिश्नर होता था नगर का उसको एंटीनोमोई कहा गया है। नेक्स्ट है, राजुक कौन होता था, राजुक यह ग्रामीण जनपदों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था और इसके पास कर संग्रहण करने का साथ ही साथ न्याय की शक्ति भी दी गई थी। देखो इसके पास में 3 शक्तियाँ थीं जो राजुक होता था। एक तो ग्रामीण जनपद जो होते थे उनकी देखरेख करने का कार्य होता था, एक दूसरा कर संग्रहण करने का कार्य करता था ये, और तीसरा कार्य इसका होता था न्याय का कार्य होता था, ये न्याय को भी देखता था राजुक। नेक्स्ट, प्रतिवेदक कौन होता था, तो प्रतिवेदक इसका कार्य सम्राट को सूचना पहुंचाना होता था। महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था प्रतिवेदक का, सूचना पहुंचाना होता था। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, ये हम पहले भी कर चुके। और इसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था और इसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहते थे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। नेक्स्ट, राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी कौन होता था, उसको क्या कहते थे, शीताध्यक्ष। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में भूमि पर कितना कर लिया जाता था या भूमि कर कितना था, तो 1/6 भाग जो था वहाँ का राजस्व होता था। नेक्स्ट, भूमि कर कितने प्रकार के होते थे, भूमि कर 2 प्रकार के होते थे, एक तो सेतु कर और एक वन कर।
दो प्रकार के भूमि कर होते थे। प्रवेश्य का कर कौन सा कर होता था? जो आयात कर होता था उस कर को क्या बोलते थे? प्रवेश्य कर, और ये 20% होता था। निष्क्राम्य निष्क्राम्य कर निष्क्राम्य कर ये कौन सा कर होता था? ये होता था निर्यात कर होता था। नेक्स्ट, पण्य कर ये आयात कर होता था, सॉरी आपातकाल, ये आपातकालीन कर होता था पण्य कर। और बलि कर एक प्रकार का भू राजस्व कर है। नेक्स्ट, हृण्य कर यह अनाज के रूप में न होकर नगद के रूप में लिया जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हृण्य कर कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और हृण्य कर जो होता था यह अनाज के रूप में न लेकर के इसको नगद के रूप में लिया जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में वहाँ पर नगद और अनाज दोनों ही तरीके से कर लेने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट, सेतु बंध कर ये सिंचाई कर है। विष्टि क्या होता है? नेक्स्ट है विष्टि क्या होता है? तो विष्टि मौर्य काल में निःशुल्क श्रम बेगार को विष्टि कहा गया। निःशुल्क श्रम बेगार को विष्टि कहा गया। निःशुल्क मतलब बिना वेतन के जो कार्य कराया जाता था, बेगार जो कराई जाती थी उसको विष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट, किस अभिलेख में सौराष्ट्र में निर्मित झील का वर्णन मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख, किस अभिलेख में सौराष्ट्र में निर्मित झील का वर्णन मिलता है? सौराष्ट्र में जो झील का निर्माण किया गया था इसका वर्णन मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, और यह है सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। नेक्स्ट, क्षेत्रक क्या है? क्षेत्रक क्या है? ये भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता है। भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया। उपवास किसे कहते हैं? उपवास क्या होता है? काश्तकार को कहा जाता था। उपवास किसको कहते थे? काश्तकार को। नेक्स्ट, प्रणयाध्यक्ष, प्रणयाध्यक्ष कौन है? तो प्रणयाध्यक्ष जो है वो है कारखानों में बनी वस्तुओं पर नियंत्रण करता था, और बाजार में किस मूल्य पर बेची जाती इसका नियंत्रण भी वह करते थे। यदि कि वस्तु मूल्य का नियंत्रण करते थे। कौन? प्रणयाध्यक्ष। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के सिक्के की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में अनेक प्रकार के सिक्के यहाँ पर चलते थे। देखें, सुवर्ण नाम का सिक्का था। सुवर्ण यह सोने का सिक्का होता था। नेक्स्ट, कृषापण और पण या धारण, तीन नाम मिलते हैं। कृषापण, पण या धारण, ये चांदी का सिक्का होता था। पण वहाँ की मुद्रा थी। मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी, महत्वपूर्ण मुद्रा थी, जो लेन देन में उपयोग की जाती थी, वह पण मुद्रा थी। मासक क्या है? यह एक तांबे का सिक्का है। कांकणी, यह भी तांबे का सिक्का है। नेक्स्ट, मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के अधिकारी को वेतन किस रूप में मिलता था? मोस्ट इंपोर्टेंट, यह उसको पण के रूप में मिलता था, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्रा थी जो वहाँ की प्रचलन मुद्रा थी वह पण थी। अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता था, तो उसमें जो ऑप्शन में मिलेगा आपको पण, वह उसकी महत्वपूर्ण मुद्रा थी। और ये पण जो मुद्रा है ये चांदी की मुद्रा थी, चांदी की बनी हुई होती थी। नेक्स्ट, पण जी, ये जो पण होता था, पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में उच्च अधिकारियों को कितना वेतन मिलता था? तो 48,000 वेतन यहाँ पर मिलता था, और निम्न अधिकारियों को मिलता था 60 पण। तो मौर्य साम्राज्य में उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारियों का जो वेतन होता था, उच्च अधिकारियों का होता था 48,000 पण और निम्न अधिकारियों का होता था 60,000 पण। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें सिलेक्शन किया था, और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। आप यदि इनको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो ये सब तो आपको याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे भी हम आपके लिए इस प्रकार की उपयोगी वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।